प्रिय छात्रों, मैं हरीश कुमार भाटिया, M.Com LLB डिप्लोमा लेबर लॉ MBA इन फाइनेंस सरस्वती क्लासेस एंड लाइब्रेरी की ओर से आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारा साझेदारी विषय के ऊपर डिटेल जो है टॉपिक चल रहा है। इस विषय के ऊपर हमारे 2 अब तक एपिसोड आप देख चुके हैं और आपकी तरफ से मिले स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। आज का हमारा विषय होगा कि साझेदार किस किस को बनाया जा सकता है। साझेदार बनाने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि जिस व्यक्ति को हम साझेदार बना रहे हैं क्या वह संविदा करने के लायक है या नहीं। अगर वह संविदा करने के लायक है तभी उसे साझेदार बनाया जा सकता है। तो कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको साझेदार नहीं बनाया जा सकता? पहला, माइनर, नाबालिग व्यक्ति। नाबालिग व्यक्ति को साझेदार नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, पागल, अनसाउंड माइंड। पागल व्यक्ति को भी साझेदार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह व्यक्ति संविदा करने के लायक नहीं होता। नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय ने किसी आदेश के तहत, किसी आदेश के अंतर्गत उसे संविदा करने से रोक दिया गया हो, जैसे कि दिवालिया व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, तो इस तरीके से ऐसे व्यक्ति साझेदारी में भाग नहीं ले सकते, उनके साथ संविदा नहीं की जा सकती। अब सवाल ये उठता है कि मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया था कि नाबालिग को साझेदार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 इस चीज के लिए हमें छूट प्रदान करती है कि सभी साझेदारों की सहमति से एक नाबालिग व्यक्ति को भी साझेदार बनाया जा सकता है। लेकिन नाबालिग व्यक्ति केवल लाभ में हिस्सेदार होगा, हानि में किसी प्रकार का उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। परंतु यदि वह साझेदार साझेदारी में रहते हुए बालिग हो जाता है और बालिग हो जाने के बाद वह इसे ऐतराज नहीं करता और उसको अपनी साझेदारी समाप्त नहीं करता, तो साझेदारी उसके बालिग होने के बाद साझेदारी में होने वाली हानियों में भी वह अपने आप स्वतः ही साझेदार हो जाता है। इस प्रकार से नाबालिग व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में साझेदार बनाया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन धारा जो 31 है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 यह प्रावधान करती है कि सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है। उसे सभी साझेदारों की सहमति से ही आने वाले भविष्य में होने वाले लाभ हानियों में साझेदार बनाया जाता है। इसके बाद सेक्शन 32 धारा 32 भारतीय साझेदारी अधिनियम यह प्रावधान करती है कि सभी साझेदारों की सहमति से या पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई उल्लेख किया गया हो तो किसी साझेदार को रिटायर भी किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 69 69 नंबर सेक्शन ये कहता है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो, साझेदार की डेथ होने के बाद साझेदारी फर्म को समाप्त भी किया जा सकता है। और इसके साथ सेक्शन क्षमा चाहूँगा, सेक्शन 35 जो है साझेदारी की समाप्ति पर है और सेक्शन 69 सेक्शन ये कहता है कि साझेदारों की सहमति से फर्म को जो है फर्म में किसी प्रकार की चेंजिंग की जा सकती है। ये साझेदारी के प्रावधान साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। इन विशेष परिस्थितियों में इसे साझेदारी में परिवर्तन किया जाता है और जो परिवर्तन किए जाते हैं उसके बाद साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर पुनः संशोधन करके
नई पार्टनरशिप डीड लिखकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। एक मैंने आपको पहले मेरे एपिसोड में ये बताया था कि साझेदारी लिमिटेड और अनलिमिटेड, सीमित और असीमित दायित्व की होती है। कई साझेदारी ऐसी भी होती हैं जो केवल सीमित साझेदारी होती हैं, सीमित दायित्व की। इनको LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। यह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत नहीं आती। इस साझेदारी के लिए अलग से अधिनियम है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के प्रावधानों के अनुसार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जाती है। इसमें पार्टनर्स को, साझेदारों को तो ये फायदा होता है कि उनके दायित्व सीमित होते हैं, लेकिन कई बार लोग भ्रम में रह जाते हैं कि पार्टनरशिप है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो यह साझेदारी एक्ट जो है जहाँ पे लागू होता है, यह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लोगों में कई बार भ्रम भी पैदा करती है और कुछ व्यक्ति इस भ्रम का लाभ उठाकर अनावश्यक रूप से अनायास लाभ भी ले जाते हैं और लोगों को नुकसान भी दे जाते हैं। आज के मेरे इस एपिसोड में आपने दो चीज़ें देखी हैं कि साझेदारी अधिनियम के अंदर आने वाले प्रावधान जो अपवाद स्वरूप होते हैं उनको किस प्रकार से साझेदारी संलेख के तहत लिया जाता है और उनको किस तरीके से प्रयोग में किया जाता है। इसके साथ आपने जाना कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 1932 से अलग है। इसके लिए अलग से प्रावधान लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लागू। अब सवाल ये उठता है कि जब पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत हम लाभ हानि का बंटवारा साझेदारी संलेख के अनुसार करते हैं, यदि साझेदारी संलेख नहीं हो या साझेदारी संलेख के इसका उल्लेख नहीं हो, तब हम साझेदारी का प्रॉफिट, लाभ और हानि किस अनुपात में बांटेंगे। ऐसी दशा में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें नहीं बनाया जाता। प्रॉफिट एंड लॉस फर्म का बनता है और पार्टनरशिप साझेदारों की आपसी जो बंटवारा है लाभ हानि का, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस सामान्य फर्म के हिसाब से लिया जाता है। इसका प्रोफॉर्मा ये होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट by net profit transfer from P&L account, और जो अमाउंट होगा वो यहां आ जाएगा। इस साइड में टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट और लॉस यहां आ जाएगा। इसमें विशेष चीज देखने वाली चीज यह है कि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आएंगी। अगर प्रॉफिट है तो उधर आ जाएगा, लॉस है तो इधर आ जाएगा। क्रेडिट साइड के अंदर सिर्फ प्रॉफिट आएगा। मैंने पिछले एपिसोड में आपको यह बताया था कि जो 3 नियम हैं उनका अकाउंटेंसी के अंदर कहीं भी अपवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में नॉमिनल अकाउंट्स के लिए क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि समस्त लाभ तथा आय को क्रेडिट करो। तो ये हम क्रेडिट वाली साइड में कर देते हैं।
समस्त हानियों तथा खर्चों को डेबिट करो, हानि होने की दिशा में हम इधर कर देते हैं। इसके अलावा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ये साझेदारों के मध्य होने वाले समझौतों को, पार्टनरशिप डीड में होने वाले समझौतों को ही लागू करता है। केवल वही प्रविष्टियां इसके अंदर आती हैं जो साझेदारों के मध्य विभाजन करती हैं। जैसे प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी या कमीशन, किसी साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाना है तो वो भी इधर आएगा। इसके अलावा किसी साझेदार की तरफ कोई लोन कर ब्याज है तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जितने खर्चे हैं ये सारे खर्चे इधर आएंगे। अगर किसी साझेदार द्वारा कोई ड्राविंग्स की गई हैं, आहरण किया गया है और आहरण के ऊपर ब्याज का प्रावधान साझेदारी संलेख के अंदर है तो हम उसे इधर लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। क्रेडिट साइड में, जमा वाली साइड में केवल नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स आएगा और जितने भी खर्चे हैं वो सारे इस साइड में, डेबिट वाली साइड में आएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बाद यहां तक का रफ हम टोटल लगाएंगे। उस रफ टोटल से हमें ये पता चलेगा कि अब डिवाइजेबल प्रॉफिट या डिवाइजेबल लॉस क्या है। यहां आया हुआ बैलेंस अमाउंट हम शो नहीं करेंगे, यहां पे रफ निकालेंगे और जो हमारे साझेदारी संलेख के अंदर अनुपात दिया गया है उस अनुपात में इसे ट्रांसफर कर देंगे। किसमें? इनके कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि सामान्य व्यवसाय के अंदर हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट होने की दिशा में टू P&L अकाउंट एज कैपिटल, बीज कैपिटल, जो भी होगा उनमें आ जाएगा और इसको उस रेशियो में बांट दिया जाएगा। हानि होने की दशा में बाय P&L अकाउंट एज बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। हानि होने की दिशा में, हानि की दिशा में और ये प्रॉफिट की दिशा में। प्रॉफिट होने की दिशा में इस साइड में और हानि होने की दिशा में क्रेडिट साइड में। हानि होने की दिशा में अब यहां सवाल ये उठता है कि हम, नियम हमारा ये कहता है कि समस्त हानियों तथा खर्चों को डेबिट करो, तो हानि को हम क्रेडिट साइड में क्यों ले रहे हैं? ये क्रेडिट साइड में हानि नहीं आ रही। अगर इसकी जनरल एंट्री देखें तो एज कैपिटल टू P&L, बीज कैपिटल टू P&L, ये उनके नाम जा रही है। ये हानि उल्टी चल रही है। हानि होने की दिशा में इधर ही आएगा, ये डेबिट साइड ही बन जाएगी। ये एंट्री डेबिट साइड की है। जनरल एंट्री से हम इसको इस तरीके से यहां ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, ये सदैव जमा वाली साइड में आएगी। क्यों? कि यह साझेदारों से लिया जाएगा और आहरण जो है साझेदारों द्वारा किया जाएगा और आहरण के ऊपर ब्याज साझेदारों द्वारा फर्म को दिया जाएगा और फर्म का ये लाभ होगा। और उस लाभ के हिस्सेदार कौन होंगे? साझेदार।
साझेदारों से लेके साझेदारों में बांटा क्यों जाता है? क्यों कि आहरण किसी व्यक्ति का कितना होगा, किसी व्यक्ति का कितना होगा, लेकिन साझेदारी के अंदर जो लाभ है वो सब में उस अनुपात में बंटना है जिस अनुपात में उनकी पूंजी है या जैसा उनका संलेख है, जैसा उसके अंदर उनका समझौता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब हम आगे जब भी चलेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस से ही हम बांटेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही काफ़ी है। कल आपको नए विषय के साथ, साझेदारी के नए किसी टॉपिक के साथ आपको बताएंगे कि सैलरी और कमीशन की काउंटिंग कैसे की जाती है। कल देखना ना भूलिए और इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।